हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि वो आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम दीक्षा है और मेरे चैनल का नाम GDB स्टडी पॉइंट है। आज से मेरे चैनल पे मैं D++ BTDT नेचुरल साइंस के लिए कुछ PYQs सॉल्व करने जा रही हूँ। हमारे PYQs फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाले हैं। हम चैप्टर वाइज PYQs सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के लाइट चैप्टर के PYQs कुछ सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को लगाएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराना चाहूँगी इसमें। आज की इस वीडियो में PYQs ही रहने वाले हैं। फर्दर वीडियोस में आपको इससे बेटर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे पता लगती रहे। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम थीटा सी फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम टू द एयर। गिवन क्या है, μ2 1 एंड μ1 म्यू। यानी कि हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया। अब ये μ2 किसका है, μ1 किसका है, तो इसको जानने से पहले हमें क्रिटिकल एंगल भी तो पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। चलिए हम क्रिटिकल एंगल को जानते हैं। मान लीजिए ये हमारे दो मीडियम सेपरेट हैं। एक है हमारा डेंसर मीडियम, एक है हमारा रेयरर मीडियम। यहाँ पे रेयरर मोस्टली जो हमारे साथ रहता है वो एयर ही रहता है मोस्टली। डेंसर हमारा वाटर, ग्लास, एनीथिंग कोई भी रहता है। ठीक है, जब भी हमारी लाइट एंटर करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम, कभी भी हमारी लाइट जब डेंसर मीडियम से पास करती है, याद रखना क्रिटिकल एंगल में रेयरर टू डेंसर नहीं होता, डेंसर टू रेयरर होता है। तो इसके अगेंस्ट एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर हमारी लाइट इंसिडेंस हो रही है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, नॉर्मल ड्रॉ करती। ठीक है, जब भी हमारी लाइट इंसिडेंस करेगी किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी 90 के एंगल से टू द नॉर्मल। ठीक है, जब हमारी लाइट 90 के एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, दैट इज़ हमारा क्रिटिकल एंगल, जिसको हम थीटा सी भी बोल देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा 90 से रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एमर्जेंस। इसी का नाम क्या है, ग्रेजिंग एमर्जेंस। यानी कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है और वो 90 के एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। ओके, गॉट इट। तो इसमें हमारा μ2 क्या रहता है, μ1 क्या होता है, हमारा फर्स्ट मीडियम। समझ गए होगे, μ1 मतलब मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 मतलब मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 1। हमेशा तो नहीं, एयर के केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है। अब डेंसर का इसने कुछ दिया नहीं है, इसने म्यू ही वैल्यू दे दी है। ठीक है, डेंसर से रेयर में एंटर किया तो उसका क्रिटिकल एंगल इसने बोला है, तो इन फॉर्म में किस में से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ2 बाय μ1 हमारा होता है साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन ऑफ इंसिडेंस तो हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस कितने एंगल से हुआ, थीटा सी से। रिफ्लेक्ट कितने एंगल से हुआ, 90 से, साइन 90। μ2 कितना है, 1 1। μ1 कितना है, म्यू। सो 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 कितना होता है, 1। गुड। चलिए सो अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएं तो इट बिकम्स साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ। अगर मैं थीटा सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी थीटा सी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से थीटा सी इक्वल्स टू साइन, इधर जाके क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है अपना, और एंगल इसका बन जाएगा 1/μ। अब हमारा क्रिटिकल एंगल का आंसर आया ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन ए सही है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय अ स्मूथ सरफेस। पूछ रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। इन शॉर्ट, रिफ्लेक्शन हो स्मूथ सरफेस पे और रफ सरफेस पे हो, बात तो एक ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, स्मूथ या फिर रफ दोनों पे चलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देती हूँ। वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आता ही होगा, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए हेल्प हो जाएगी। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, शॉर्ट में बता देती हूँ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट अगर हमारी किसी भी एंगल से इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल से। यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों बराबर होगा। अगर एक 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो ये नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो नॉर्मल बना हुआ है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे क्या होंगे, एंगल आई आर एंड हमारा एन नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, आर कोप्लेनार, एक ही प्लेन में होंगे। मतलब अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये 90 के एंगल से ऊपर से इंसिडेंट कर रहा है और ये किसी और एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मतलब इसी, अगर पेज पे है ना, मतलब पेज वाले प्लेन पे ही रहेंगे, कोई ऊपर उठ के या 3D वगैरह में कुछ नहीं होगा। तीनों को प्लेनार रहेंगे। प्लेनार का मतलब है कि एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते। मतलब एक ही डायमेंशन रहेगा। एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हो कि एक ही डायमेंशन में रहेगा। इन तीनों का अलग अलग डायमेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनसे कौन मैच खाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये तो ठीक है, तो ये बात हमारी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनार। ये तो था ही नहीं, ये तो हमारे कोप्लेनार होते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कोप्लेनार। यस, ये ठीक है। जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, वो सारे क्या होते हैं, कोप्लेनार होते हैं। तो हमारा ये भी ठीक हो गया। हमारे ऑप्शंस क्या क्या ठीक है, 1 and 3। किस में है 1 and 3? ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है, द एंटायर लाइट इज डैश एंड डैश बैक इनटू डैश मीडियम। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो सही रहेगा। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी हमारी TIR क्या होता है, जब भी हमारी कोई भी लाइट, मान लो ये डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, इस तरीके से कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाए, हमारा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए किससे, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बड़ा हो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। इस तरीके के एंगल से इंसिडेंस करे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में, इनटू द डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी कि हमारे वैसे सेम तो रहेंगे ये, बट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के पे इंसिडेंस पे हमने इसको करा दिया। यानी कि हमने जो 90 वाला जो एंगल एमर्ज कराना था ना, उससे बड़ा ले लिया एंगल इंसिडेंस का, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि एक मीडियम से हमने इंसिडेंस कराया और हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस से आ गई। अब तुम कहोगे कि मैम ये तो मिरर में भी होता है। मिरर में भी तो ऐसा ही होता है, अगर हम सामने खड़े हों तो हमारा भी तो टोटल रिफ्लेक्शन ही होता है। बट पता है क्या, मिरर में क्या होता है, मिरर में होता तो रिफ्लेक्शन ही है, बट टोटल 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें। उसमें क्या होता है, जब हम लाइट इंसिडेंट होती है ना उस पर, कुछ तो मिरर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ही रिफ्लेक्ट होती है। मतलब
सारी 100% नहीं रिफ्लेक्ट करता है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है, बट 100% रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ऐसा बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं होता। इसमें जो लाइट इंसिडेंट करेगी ना, सारी की सारी 100% रिफ्लेक्ट बैक करके देता है। तो मिरर का रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों अलग हैं। ये इधर मिरर का काम नहीं कर रहा है, इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन कराना होता है। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वही क्रिटिकल एंगल वाली, कि लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, तभी होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंटायर लाइट इज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक इनटू कौन से मीडियम में, वापस से फर्स्ट मीडियम में ही, तो रिफ्लेक्टेड इनटू फर्स्ट मीडियम। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है हमें, द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एप्लीकेबल फॉर। जो बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हमने पढ़े थे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लेन स्मूथ सर्फेसेस, कर्व्ड स्मूथ सर्फेसेस। तो हमें पता है किसी भी सरफेस के लिए वो, हम रफ सरफेस के लिए भी होते हैं, स्मूथ के लिए तो होती हैं, रफ के लिए भी होते हैं, तो हर किसी सरफेस के लिए होते हैं। तो बोथ ए एंड 1 एंड 2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो क्या होता है, चूज द करेक्ट कोड, रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन अकर होता है। तो देखो, जब लाइट जो है सेपरेट करती है दो मीडिया को, यानी कि एक डेंसर एक रेयरर मीडियम, दो मीडियम को ही तो सेपरेट करेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियाज को, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी तो हमने होते देखा अभी पीछे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते देखा है, और रिफ्रैक्शन भी होते देखा था कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से बेंड अवे करती है ना, बेंड अवे करती है। जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तब तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करती है। अब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल के अवे करती है, तो रिफ्लेक्ट भी होती है बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, जैसे हमने ग्रेसिंग इमरजेंस में देखा था। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वाले केस में। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा, रिफ्लेक्शन भी होता है, इसने हमें केस तो दिया नहीं कोई, तो हम दोनों ही आंसर लगाएंगे, रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी होता है, तो बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर यही आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसने पूछा बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब फॉलो करेगा फिजिक्स का, किसका, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर। फाइबर ऑप्टिक्स क्या, जो हम वाईफाई वगैरह में फाइबर तार लगवाते हैं, ठीक है, उसके तार पता है इतनी महंगी क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना लगा होता है। क्या होता है उसके अंदर ना, ऐसे दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये जो लाइट होती है, अब मान लो सिग्नल जो है यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है, बट किस एंगल से आएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल से जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो क्या होती है उसमें, रिफ्लेक्ट ना हो क्या, एमरजेंट ना हो के क्या हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी किसी सेम एंगल से। ठीक है, फिर दोबारा वो इससे टकराई, फिर दोबारा वो इस एंगल से टकराएगी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर रहेगा क्रिटिकल एंगल से, तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम, और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करते हैं हमारे सिग्नल्स। ठीक है, और ये बहुत फास्ट वे होता है कम्युनिकेशन का। सो फाइबर ऑप्टिक्स इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं फाइबर ऑप्टिक्स में हम इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो वही आ गया, फाइबर ऑप्टिक्स था, इसमें ऑप्टिकल फाइबर आ गया, कौन से प्रिंसिपल पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें तो कुछ समझाने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर, ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया, बच्चे खुश होंगे अब न्यूमेरिकल समझ के। एक्चुअल में क्या रहता है ना, इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और कंफ्यूजिंग तो नहीं होते, ईजी हैं, बट बच्चे जो है प्रेशर में
एग्ज़ाम के प्रेशर में कि जल्दी ख़त्म करना है, न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। और वो न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में ईजी होते हैं, बट जो लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं समझदारी यही होती है हमें उनको छोड़ना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल बड़ा नहीं है, छोटा है, उसको देख के भाप लो बस कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है। इसके 2-4 फॉर्मूले होते हैं, अगर आप वो भी लर्न कर लोगे तो मोर देन अनफ है। आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चांसेस उतने दो कि हमारे मार्क्स बढ़ें। ये नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ दिए हमने, न्यूमेरिकल बिल्कुल ही नहीं किए। एटलीस्ट तुम्हारा 1-2 नंबर तो आता होगा। तुमने न्यूमेरिकल अगर छोड़ दिए तो तुम तो बिल्कुल ही ज़ीरो ला रहे हो ना। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आता है, कॉन्फिडेंस हो, एक टाइप का न्यूमेरिकल ही कर जाओ। एटलीस्ट ये तो हो कि मैं उस एक टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से करके आऊँ, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर। उसने बोला है ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है हमारा पोल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ 40, तो हमें आर दे दी 40, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 यानी कि इससे थोड़ी पहले, 30 फ्रॉम द मिरर। ये मिरर है, पॉलिशिंग कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ 30 की हाइट पर रखा, काफ़ी पास रख दिया मैंने, 30 की हाइट पे है पोल से, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 तो इतना बड़ा, 30 इतना छोटा। 1 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, वो 30 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके क्या है, 40। तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज जो बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, उसकी हाइट निकालनी, यानी कि इन शॉर्ट मैग्नीफिकेशन कह रहा है। हाइट आते ही मैग्नीफिकेशन पे पहुँच जाया करो। हाइट पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन निकालो, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिख लिया करो। यहाँ पे लिखते हूँ गिवन क्या है, आर दे दिया 40। अच्छा, आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, हमारी फोकल लेंथ जो होती है हाफ ऑफ रेडियस होती है ना। तो 40/2 कितने होगी, एफ आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास अब एफ आ गई 20 सेंटीमीटर, बट ध्यान से देखो ये हमारा आर जो था पोल के किस तरफ था, लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में हमारी क्या होती है, नेगेटिव साइन। तो साइन ध्यान से लगाना, साइन हमारा नेगेटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर लेफ़्ट में, अगर राइट में है तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। ऐसे गिवन और क्या है दूसरा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम यू मानते हैं वो कितना है, 30 माइनस 30 सेंटीमीटर, ओके। हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हाइट किसकी, इमेज की, तो एच आई लिख देंगे, हाइट है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, जब पोल से ऊपर की तरफ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर हमारी हाइट है, ऑब्जेक्ट है, तो वो पॉजिटिव में रहता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव साइन ले लेता है, अभी पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू, सॉरी f की वैल्यू पुट कर दो -20, ठीक है। 1/v तो हमें निकालना ही है, प्लस 1/u, u कितना है -30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास v कितना आ जाएगा, -1/20 प्लस 1/30। कैल्शियम ले दो 60, और यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2 यानी कि -1/60। तो हमारा v आ गया सॉल्व होके -60, ठीक है। यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ से पोल से 60 सेंटीमीटर दूर। माइनस है तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव साइड बनेगी, तो 60 सेंटीमीटर दूर बना दी यहाँ पे हमारी इमेज, ठीक है। अभी नहीं पता हमें नीचे ऊपर, वो हम मैग्नीफिकेशन से निकालेंगे, ऊपर है नीचे है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई हाई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वो किसके बराबर होता है, -v/u के, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 1, निकालनी क्या है एच ओ, ठीक है। ये कितनी आई, v की वैल्यू -60, u की वैल्यू कितनी दे रखी थी -30। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6।
तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, एच ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा -12। -12 क्या बता रहा है कि हमारा नीचे की तरफ है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हमारा इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी है। और हाइट कितनी है, ये 1 थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाफ, यानी कि 0.5। एक थी, इसकी आधी हो गई, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है हमारी। तो इसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आई, 0.5। कुछ गलत किया क्या मैंने, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज वो तो निकालनी है, तो एच आई की वैल्यू नहीं पता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। वी कितना दे रखा है, निकाला था अभी -60, तो -60 यहाँ पे पुट किया। और यू कितना था, -30। -30 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3, 2 ज़ा 6। तो हमारा आंसर आ गया -2। हाइट ऑफ इमेज, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हमारी इमेज नीचे की तरफ बनी है और कितने साइज़ की बनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि एनलार्ज्ड बनेगी। कॉनकेव के केस में हमेशा इमेज जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पोल के जितनी पास जाता जाएगा उतनी इमेज हमारी दूर होती जाएगी, इन्वर्टेड रहेगी और एनलार्ज होती रहेगी। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमारी एनलार्ज इमेज बनी, इसकी डबल बन गई ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पूछ रहा है साइन कन्वेंशन से, कि पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा, केव तो इधर होती है, तो पोलिश हमें इधर करनी पड़ेगी, कॉन्वेक्स तभी बनेगा। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ, यानी कि हमारा फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अच्छा तुम देखो ना, फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, पोल से होता है, बट क्या मैं इधर बनाऊंगी फोकल लेंथ, क्यों बनाऊंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होती है हमारी फोकल लेंथ। देखो इस कर्व्ड सरफेस ही तो होता है, पूरा कर्व्ड सरफेस किसका पार्ट होता है, एक सर्कल का। अगर मैं इसका पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा और इसकी फोकल लेंथ कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आ रही होगी रफली। अगर वेग हम आइडिया ले तो फोकल लेंथ यहाँ आ रही होगी, हम इधर क्यों बनाएंगे, इधर ही तो आएगी फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या रहती है हमेशा हमारी, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव, पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव। अच्छा देखो ये राइट लेफ्ट तो हमारे बहकाने वाली बातें होती हैं। एक्चुअल में क्या रीज़न रहता है इनके पॉजिटिव नेगेटिव होने का, जब लाइट इंसिडेंट करती है, मैं रफली बता दूं, जब लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है, अगर वो इंसिडेंस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमारा जो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है उस डायरेक्शन वाला, देखो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करी ना लाइट, तो इस डायरेक्शन वाली राइट साइड वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, पोल के, वो पॉजिटिव होंगी। और इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगी पोल के, इस वाली लेफ्ट साइड वाली, इस डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव। अब ये तो मिरर्स का केस है, ठीक है, तो मिरर के केस में तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि नेगेटिव है। बट अगर लेंस का केस होता तो लेंस के केस में कैसे बताते, मान लो एक ये लेंस होता है ऐसे हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता, तो कैसे बताते कि हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमारा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड पे रखा है नेगेटिव साइड पे रखा है। तो हम लाइट को देखते हैं, देखो लाइट इधर से भी आ सकती है, लाइट इधर से भी आ सकती है। अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है मान लो, ठीक है, लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, तो मैं यहाँ से इसी से तो लूँगी, यहाँ से पोल से डिस्टेंस, इंसिडेंस की डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट इधर उल्टी साइड पे, तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा, नेगेटिव में, या फिर फोकल लेंथ भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, बट अगर लाइट इधर से इंसिडेंट होके आए, मान लो अगर इधर से आ रही है, वैसे आती तो मोस्टली इधर से ही है, मान लो अगर इधर से आ जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो इसी तरफ रखा है, तो ऑब्जेक्ट उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, और इस केस में नेगेटिव। ठीक है, तो एक लाइट के इंसिडेंस होने के बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है, अरे इसका तो आंसर लगाया नहीं, क्या थी फोकल लेंथ, पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, उसके डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएंगे, तो इसका आंसर आएगा ओनली ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमें,
In case of concave mirror, if we place the object between center of curvature and focus of the mirror, then what will be the position of the image? Image कहाँ पे होगी? ऐसे तो समझ नहीं आया। इससे पहले हमें कॉनकेव मिरर के रूल्स देख लेते हैं, ठीक है? फिर सारे ही केसेस ले लेंगे। एक केस इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या पता हमारे टाइम में कोई दूसरा केस आ जाए, ठीक है? तो हम सारे ही केस देख लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर बना लो। मिरर बना दिया। देखो, पहले केस देखने से पहले ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, कहाँ पे नहीं रखा हुआ, कुछ रूल्स जानने ज़रूरी हैं। हमें पता है ये हमारा पोल होता है, यहाँ पे पोल होता है, ठीक है? अगर इसका सेंटर ड्रॉ करें तो कहीं सेंटर यहाँ पे पड़ेगा और फोकल लेंथ हमारी एफ यहाँ आएगी, ठीक है? अब कभी भी हमारी जब लाइट इंसिडेंस हो इन्फिनिटी से हमारा लाइट आ रहा हो, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके कट करके जाएगा? फोकल लेंथ से हमेशा कट करके जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँ नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ होती है, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा आई है और रिफ्लेक्टेड जो है हमारा रिफ्लेक्शन एंगल, वो एफ को कट करके जाएगा। सेम एज इट इज़ इसका उल्टा भी होता है, ठीक है? कि मान लो इसी पे बना दो ऐसे, ये मिरर है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ठीक है? यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लो पहले। अगर मेरी लाइट इंसिडेंस हो रही है फ्रॉम फोकस, ऐसे फोकस को काट के जा रही है, इंसिडेंट हो रही है टू द नॉर्मल, तो हमारी रिफ्लेक्ट होगी कैसे? इन्फिनिटी की तरफ भाग के जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस को काटेगी, फोकस से आ रही है तो इन्फिनिटी पे भागेगी। थर्ड रूल होता है हमारी लाइट अगर इजी है, ये वाला, ये एफ है, ठीक है? मिरर को पॉलिश कर दिया। अगर हमारी लाइट सी से आ रही है, सेंटर को कट करते हुए आ रही है, ठीक है? सी को कट करते हुए आ रही है, इंसिडेंस हो रही है, तो नॉर्मल भी तो सी से ही बनती है। एंगल क्या हो गया नॉर्मल के साथ? 180, तो इसी एंगल से 180 के एंगल से रिफ्लेक्ट होके भाग जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहीं की यहीं चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे इस केस में भी। तो देखो, इन्फिनिटी से आई तो फोकस को काट के जाएगी, फोकस से आई तो इन्फिनिटी पे भागेगी, सेंटर से कट करते हुए आई तो सेंटर को ही कट करते हुए वापस जाएगी, ठीक है? अब कॉनकेव मिरर में अलग अलग केसेस होते हैं। मोस्टली हमारे 6 केसेस बनते हैं, ठीक है? सबसे पहला केस हमारा वही, ये पी है, ये एफ है। पॉलिश नहीं कर रही मैं, समझ जाना, पॉलिश्ड सरफेस है, चलो कर ही देती हूँ, लेंस ना समझ लो। एफ सी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जैसे सन होता है इन्फिनिटी पे ही तो रखा होता है, हमें क्या पता उसका क्या डिस्टेंस है? या फिर हम नॉर्मल लैब के केस में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू हमारे ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग लगा ले, तो उसको भी हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है मान लो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है? इसी डायग्राम में समझा दूंगी। और इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है? इमेज पोजीशन देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से आ रही है लाइट, इंसिडेंस करेगी, कहाँ काटती है? अभी पढ़ा था रूल, फोकस पे काट के जाएगी, फोकस पे काट के जाएगी। ऐसे ही यहाँ से भी तो आ सकती है उसकी लाइट इन्फिनिटी से, तो कहाँ से काट के जाती है? फोकस पे, ठीक है? कर लेना इसको, फोकस पे काट के जाए। तो हमारी जो इमेज है कैसे बनती है? जब दो रेज हमारे आपस में कट कर जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्या बन गई? ये नीला नीला सा गोला इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ पे बनी? एट फोकस, ठीक है? पूछ ले क्वेश्चन में कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी नहीं, सॉरी, इन्फिनिटी पे, तो हमारा इमेज जो है फोकस पे बनता है। ऐसे ही अब हमारा सेकंड केस वही बियॉन्ड सी वाला बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, या फिर इसको हम कह देते हैं कि सी और इन्फिनिटी के बिटवीन रखा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। देखो, सी है और इन्फिनिटी, उनके बीच में कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में या बियॉन्ड सी, तो मेरी लाइट जो है वही यहाँ से जाएगी, ऑब्जेक्ट रखा सी और इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से,
और दूसरी लाइट कहाँ से कट करती हुई जाएगी, सेंटर को कट करती हुई जाएगी। तो मेरी इमेज जो है यहाँ पे बनती है सी और एफ के बीच में। कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनती है, जब दो रेस काटते हैं ना तो इमेज जो है वो रियली बनती है, ठीक है। और दोनों केसेस में हमारी दो रेस आपस में कट करी हैं तो रियल इमेज बनी है, ठीक है। और कैसी बनी है, इधर भी देखो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, इधर भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी उल्टी। और कैसी बनती है, छोटी बनती है। ये तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज हो गया था पहले वाले केस में, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट साइज या फिर बिल्कुल वेरी स्मॉल या डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, और इसको स्मॉल या डिमिनिस्ड बोल देना, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल या फिर डिमिनिस्ड। थर्ड केस हमारा बनता है, अब ऑब्जेक्ट को ना देखो दूर से उठा के सेंटर के और पास 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 लेके जा रहे हैं, मतलब पोल के पास 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 लेके जा रहे हैं। फिर हमारी इमेज जो है यहाँ थे, फिर यहाँ भागेगी, फिर यहाँ भागेगी, यहाँ भागेगी। इमेज उसी उतनी ही दूर जाएगी जितना ऑब्जेक्ट पास जाएगा। वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहे हैं, ऑपोजिट चलते हैं दोनों एक दूसरे को कॉनकेव मिरर के केस में। जब अब हम ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में ले आए, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ सी पे रख दो, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होगा तो हमारी लाइट जाएगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी, एफ को काट के भाग जाएगी, ठीक है। और कैसे भागेगी लाइट, एफ को ही काटेगी, एफ को काटेगी और ऐसे भागेगी। तो मतलब हमारा जो इमेज है वो इधर ही बना, बिटवीन ऑन सी, ठीक है। ऑन सी अगर ऑब्जेक्ट है, सेंटर पे है, वही ये ऐसे वाला केस आ गया ना, सेंटर से गई, सेंटर से रिफ्लेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा है तो इसकी लाइट गई तो यहीं से तो रिफ्लेक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारी सी पे है तो इमेज पोजीशन भी सी पे रहेगी। वही दो लाइन आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को, दो रेज, सॉरी लाइन बोल रहे हैं, रेज आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या हो गया, रियल हो गया इमेज हमारा। कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और कैसा हो गया, अब सी पे है तो सारी चीज़ें बराबर बराबर है ना, तो साइज़ भी बराबर रहेगा, बराबर यानी कि इक्वल साइज़ का, ठीक है। अब यहाँ जाके बढ़ता जाएगा। फोर्थ केस हमारा बनेगा जब हमारी इमेज सी और एफ के बीच में है, मिरर एफ सी, हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो हमारी लाइट ऐसे गई, फोकस को काट के भाग गई। फिर लाइट एफ को काट के की और ऐसे भागेगी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे। कहाँ कट किया, ये करेगा, मतलब सी से थोड़ी आगे। अभी तो डायग्राम में अगर आप प्रॉपर उससे बनाओगे तो सी से थोड़ी सी आगे ही रहेगा, ये कट करेगा इधर की तरफ, यानी कि सी और इन्फिनिटी के बीच में हमारा जो है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बनेगी। तो अब हमारा सी और एफ के बीच में था तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी या फिर सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। कैसी है, काट रही है दो रेज, रियल है, इन्वर्टेड है और थोड़ी सी बढ़ गई इससे, तो लार्ज, ठीक है, या फिर मैग्नीफाइड बोल दो। फिफ्थ केस, इसको थोड़ा और आगे रख लो, किस पे रखोगे अब, एट फोकस, फोकस पे रखते हो तो कहाँ से जाती है, ऊपर पड़े थे ना केस, फोकस पे लाइट जाते थे, इन्फिनिटी की तरफ भागती है, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो इन्फिनिटी पे अपनी इमेज बनाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज जो होगी हमारी इन्फिनिटी पे होगी, और इन्फिनिटी पे जाके कितनी बड़ी बनेगी भाई, रियल तो बननी है, हमें पता है रेज काटेंगी ही काटेंगी, ठीक है। और इन्वर्टेड भी बननी है, और साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज रहने वाला है, ठीक है। अब लास्ट केस जो हमारा आता है, जब मैं बिल्कुल इसके पास जाके खड़ी हो जाऊँ, मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, एफ और पी के बीच में रख दूँ मैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मैं मिरर के पास जाके खड़ी हो जाऊँ, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ एफ और पी के बीच में, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, देखो ये लाइट इस पे गई, ठीक है, यहाँ गई इन्फिनिटी से तो फिर किसको, फोकस को काटेगी, ठीक है, और यहाँ गई तो फिर सेंटर को काटेगी। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तो दूर दूर भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं, तो यहाँ पे तो कभी मीट करेंगी ही नहीं। तो जब मैं मिरर में देखूँ, मिरर में मुझे ऐसा लगेगा कि इधर से मीट करें, अगर मैं फर्दर इनको आगे प्रोड्यूस करा दूँ तो इधर जाके कहीं मीट करेंगे, और मैं मिरर में यहाँ खड़े होकर देखूँगी ना, मेरे को लगेगा अरे ऐसी इमेज बन गई, मैं इतनी बड़ी हो गई, लंबी हो जाती है।
तो सीधी बनेगी इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ए बी खड़ा है तो इमेज भी ए बी ही बनेगी, ए डैश बी डैश, मतलब सीधी बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी हमारी, दूसरी साइड बनी ना। तो जब ऐसे अपीयरिंग वाले हमने कट तो करा ही नहीं, रियल रेस तो फैल गई, एक्चुअल में वर्चुअली कट हुई ना रेस। तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल और कहाँ बनी है, सॉरी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनी है। और कैसी बनी है, इरेक्ट यानी कि सीधी, और एनलार्ज्ड, बड़ी। तो ये थे हमारे केसेस। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो सेंटर और फोकस पे होता था तो हमारा थोड़ी सी सेंटर से दूर होता था ना, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के अगर बीच में होता तो हमारा इमेज पोजीशन कैसा बनता था, बियॉन्ड सी, या फिर हम कह सकते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो फिर कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो दैट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 1। ये कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूँ मैं कि मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 ही हो, मतलब m की वैल्यू 1 ही हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो हाइट ऑफ इमेज जो बनी मेरी x बने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होनी चाहिए, x ही तो होगी, तभी तो x x करके 1 आएगा मैग्निफिकेशन। या फिर मैं कह दूँ, इसने डिस्टेंस की बात की है ना, कितने दूर मेरे को रखना होगा कॉन्केव मिरर, तो कितने दूर, v बाई u, दोनों सेम होने चाहिए, v इक्वल्स टू यू होना चाहिए, तभी मेरा मैग्निफिकेशन 1 आएगा ना। सॉरी, ऐसे कर लो ना, मैग्निफिकेशन 1 है, v बाई यू इक्वल्स टू 1, तो v क्या होना चाहिए, u के इक्वल ही तो होना चाहिए, 1 माइनस, ठीक है। तो ये मेरा इक्वल होना चाहिए। तो ये केस कब होगा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन कहाँ रखूँ बेचारे की कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, सो दैट जो इसका मैग्निफिकेशन है वो 1 ही रहे। बराबर किसके केस में रहता है, बराबर वाला केस, अभी पीछे पड़ा था ना, सेंटर सी, तो कहाँ पे रखोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तभी तो हमारी इमेज बराबर आती थी, पर सेंटर से जा रहे, सेंटर से ही वापस आ रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेज को इनमें से कौन से टाइप के ग्लास कट कर सकते हैं, यानी कि उसको आने से रोक सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्रूक ग्लास। इसमें कुछ बताने की नीड है नहीं, वैसे ये लर्न ही करने वाला क्वेश्चन है। क्रूक ग्लास जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी सन की साइड से आते हैं या फिर हमारे टैनिंग बेड से आते हैं, चमड़े के उससे, ठीक है। तो जीना ग्लास क्या होते हैं, जीना ग्लास और पायरेक्स ग्लास, ये भी तो जानने ज़रूरी है क्या होते हैं। देखो ये जो है, हम दोनों ग्लासेस को लैब मैनुअल्स में यूज़ करते हैं। लैब के जो हमारे कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो इन्हीं ग्लासेस से बने होते हैं। बट जो पायरेक्स ग्लास होता है ना, पायरेक्स ग्लास जीना ग्लास से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। पायरेक्स ग्लास को हम ओवन वगैरह में भी यूज़ करते हैं साथ साथ। इसको भी ग्लासवेयर में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रॉकरीज वगैरह किसी भी चीज़ में हम किचन के सामान में, या और थर्मामीटर्स में, या और भी जो ग्लास का सामान हमारा बनता है वो हम जीना ग्लास और पायरेक्स ग्लास दोनों से बनवा सकते हैं। बट पायरेक्स ग्लास को हम ओवन में भी यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जीना ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज मेड ओपेक। What can you say about the nature of the image formed when an object is placed in front of it? क्या कह रहा है कि जो है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, इसका जो है लोअर हाफ जो है क्या कर दिया, ओपेक कर दिया, मतलब इसमें से नहीं जाएगी लाइट, ओपेक है ये। What can you say about the nature of the image formed when an
ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जब ऑब्जेक्ट उसके सामने मैंने रख दिया, इसने ये नहीं बताया कहाँ रख, तो हम नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या कह सकते हैं कि कैसी इमेज बनेगी। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी हमारी इमेज की, इमेज जो है हमारा हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट शो करेगा, या इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी, या कुछ भी नहीं हो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कि जो इंटेंसिटी है इमेज की वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आएंगे, हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो लाइट दिखती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और मेरी यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके तो आएगी, तभी तो मेरे को इमेज दिखती है। तो मेरी इमेज जो है ना वो क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यही ओपेक हो गया तो ये क्या रिफ्लेक्ट करके देगा, ये रिफ्लेक्ट करके नहीं देगा, ऊपर ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो फीका फीका सा हो जाएगा, मेरे को बहुत कम इंटेंसिटी उसकी इमेज की दिखेगी, ज़्यादा इंटेंस नहीं दिखेगी वो, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मेरी लाइट रेज जो है वो कम ही क्रॉस हो पा रही है आपस में, आधी जो होती है उसको कट करती लाइट रेज आपस में, तो वो इसने ऑपेक सरफेस ने छुपा ली, रिफ्लेक्ट ही नहीं होने दी, तो मेरी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ थोड़ी ना सकती है, मैं अगर कपड़ा रखूँ तो यहाँ पे ओपेक कर दूँ तो सरफेस नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इमेज जो है हाफ दिखाए, हाफ क्यों दिखाएगी, पूरी दिखाएगी, रिफ्लेक्ट तो पूरा हो रहा है ना, ठीक है। इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं थोड़ा बहुत तो आएगा, क्या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radius of curvature of a concave mirror that forms an image at a distance of k by 3 from the pole if image and object distances are equal। पूछ रखा है हमें क्या, रेडियस बताओ। रेडियस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो उसके लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। गिवन क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज क्या होती है वी, वी क्या दे दिया k by 3, ठीक है, और यू वी क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल है, यू भी दे दिया k by 3। अच्छा इक्वल किस केस में होता है, सेंटर वाले केस में, सेंटर वाले केस में ही तो, इधर सेंटर पे रखा हो तो ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, ऐसा कुछ था ना, पढ़ा था हमने। तो सेंटर पे कहाँ पे होती है, इंसिडेंट रे के लेफ्ट साइड में होती है, राइट में होती है, लेफ्ट में होती है, तो ये माइनस के हो जाएंगे वी और यू, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या है, 1/k/3, इसका माइनस का, फिर प्लस माइनस 1/k/3, यू भी लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f क्या आ जाएगा, -2/k/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2/k/3, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 6 चला जाएगा, नीचे k आ जाएगा, तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, -k/6। फोकल लेंथ k/6 आ गई, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 इंटू -k/6, 2 1 2, 2 3 6, -k/3, तो हमारी क्या आ गई फोकल लेंथ k/3, ठीक है। तो इसे साइन के अकॉर्डिंग हमने बताया, अगर साइन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे देता कि एक में k/3 एक में -k/3, तो आंसर होता -k/3। अब इसने साइन के अकॉर्डिंग नहीं दिया तो हम k/3 पे लगाएंगे, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन यूजेज अ कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग, शेविंग के लिए कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही कीप्स हिज फेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये गोल, डिस्टेंस कितना है उसके फेस का, और यानी कि ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मान लो, इतना डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड गेट्स एन इमेज विच इज़ 1.4 टाइम्स एनलार्ज। इतने टाइम्स उसने मैग्नीफिकेशन दे दे, कितना 1.4, ठीक है, 1.4 टाइम्स एनलार्ज। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें देखो u तो पता है, u कितना है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। v निकालना पड़ेगा, और हमें मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है 1.4। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, -v/u। v कितना है निकालना है, -v एज इट इज़, u कितना है -25, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 1.4, 14/10 लिख दूँ, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 7 14, 5 7 35 सेंटीमीटर। तो मेरा v का डिस्टेंस कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया।
35 प्लस में आया, यानी कि मेरा मिरर के उस तरफ बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी 35 सेंटीमीटर। और देखो ना तुम, मैग्नीफिकेशन ही इतना बड़ा है तो एनलार्ज्ड बनेगी। ऑब्वियस ही बात है कि केस होता है वो बिहाइंड द मिरर वाला, तो बिहाइंड द मिरर तो पोल से +35 क्या होगा, इधर यहाँ से +35 सेंटीमीटर पे बनेगी मेरी इमेज यहाँ कहीं जाके, ठीक है। और उसका मैग्नीफिकेशन 1.4 टाइम्स होगा। अब फोकल लेंथ निकालनी है, मिरर फॉर्मूला लगा दो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला रट लो इसको तो, 1/f = 1/u + 1/v + 1/u। एफ हमें निकालनी है, v की वैल्यू +35 आई थी, u की वैल्यू -25 माइनस पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखना, जो आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।